दोस्तों यह कहानी कुछ ऐसे सर्वाइवर्स की है जो एक प्लेन क्रैश के बाद एक रेगिस्तान के बीचों बीच फंस जाते हैं। वो चाहे भी तो यहाँ से नहीं निकल सकते हैं और ना ही उन तक कोई मदद पहुँचाई जा सकती है। ए टू जेड मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग फ्लाइट टू द फोनिक्स। कहानी शुरू होती है मंगोलिया के हॉट डेजर्ट से। यह ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ पर एक कंपनी आई होती है जो यहाँ पर तेल निकालना चाहती है, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। यहाँ पर कोई तेल नहीं होता है और ये सब के सब अब वापस जा रहे होते हैं। इनको वापस ले जाने के लिए एक प्लेन भेजा गया होता है जिसके पायलट का नाम फ्रैंक है। उनके साथ उनका को पायलट भी होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर जितना भी सामान है और जितने भी लोग हैं उन सबको लेकर यहाँ से बीजिंग जाएंगे। ये सब के सब प्लेन में बैठ जाते हैं और बीजिंग के लिए निकल पड़ते हैं। तभी इस विशाल रेगिस्तान में तूफान आना शुरू हो जाता है। फ्रैंक का को पायलट कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक कहता है कि अगर हम वापस गए तो हमें फ्यूल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा उड़ान भरने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है और उसमें कितना वक्त लगेगा मुझे नहीं पता। हमें आगे बढ़ना होगा। और फ्रैंक अपने प्लेन को और भी ऊपर ले जाता है ताकि वो इस तूफान से ऊपर निकल पाए। लेकिन यहाँ पर इनका प्लेन ओवरलोडेड होता है और ये तूफान में फंस जाते हैं। साथ ही रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है और रेत की वजह से इनका एक इंजन खराब हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करानी होगी। वो इमरजेंसी लैंडिंग कराना शुरू करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि उसे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जैसे ही प्लेन नीचे उतरता है, इनके प्लेन का पीछे वाला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है, जिस वजह से पीछे का दरवाज़ा खुल जाता है और इनमें से एक पैसेंजर उड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब इनका प्लेन रेगिस्तान में घिसटता हुआ बहुत आगे तक जाता है। और जब प्लेन रुकता है तो ये देखते हैं कि 2 पैसेंजर और मर चुके हैं, लेकिन अब ये बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाहर तूफान चल रहा है। और जब तूफान थमता है तो हमें दिखाया जाता है कि इनका प्लेन पूरा रेत के अंदर दफन हो चुका है, लेकिन कुछ ही घंटों में रेत वहाँ से उड़कर हट जाती है और इनका प्लेन एक बार फिर से विजिबल हो जाता है। ये सब के सब बाहर आते हैं और अपने खाने की सप्लाई को चेक करते हैं। इन्हें पता चलता है कि इनके पास 1 महीने की खाने और पानी की सप्लाई है। इनमें से एक आदमी होता है, वो कहता है कि मैं यहाँ से चलकर निकल जाऊँगा। दरअसल इन्हें यहाँ से निकलने के लिए 200 मील का सफ़र तय करना होगा। अब ये मंगोलिया में नहीं बल्कि चाइना में कहीं होते हैं। इन्हें अपनी करंट पोजीशन का नहीं पता है और ना ही इनका रेडियो काम कर रहा होता है। वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। उससे बताया जाता है कि ये जुलाई का महीना है और यहाँ जुलाई का महीना रेगिस्तान में सबसे गर्म होता है। अगर आप 1 गिलास पानी पियोगे तो चंद मिनटों में आपके शरीर से पसीना बहकर 10 गिलास पानी निकल जाएगा। उसे बताया जाता है कि तुम्हें रास्ता पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ मैग्नेटिक है और तुम्हारा कंपास काम ही नहीं करेगा, इसलिए तुम गोल गोल घूमकर एक ही जगह पर बार बार वापस आ जाओगे। और उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ से इस वक्त निकलना इम्पॉसिबल है। और उसी रात को जब सबके सब प्लेन में सो रहे होते हैं, बाहर तूफान चल रहा होता है, तभी इनमें से एक आदमी जिसका नाम डेविस होता है वो बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है। और जब वो वापस आ रहा होता है तो उसका पैर पत्थर पर टकरा जाता है, जिससे वो रेत से लुढ़कता हुआ नीचे की ओर चला जाता है। तूफान की वजह से चारों तरफ से कुछ भी नहीं दिखता है और वो रास्ता भटक जाता है। हालांकि मदद के लिए वो चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाता है। सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि उनका एक साथी जिसका नाम डेविस है वो गायब है। वो चारों तरफ उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि वो रेत में दफन हो चुका होता है। और इस बात से सब परेशान होते हैं। हालांकि इनमें से जो एक लेडी होती है वो पायलट फ्रैंक के पास जाती है और उससे पूछती है कि कोई हमें यहाँ पर बचाने के लिए आएगा, इसके कितने % चांसेस है। फ्रैंक कहता है कि 5%, लेकिन हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं क्योंकि हम रेगिस्तान के बीचों बीच है और हमारे पास पानी और खाना दोनों ही बहुत कम है। और इतने कम खाने पानी से अगर हम चलना शुरू करते हैं तो ये सब के सब 2 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा और हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हालांकि इस बात के चांसेस बहुत कम है कि कोई हमें यहाँ पर लेने के लिए आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। और बाहर जो लोग होते हैं उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है कि यहाँ पर उन्हें लेने के लिए कोई आएगा। इसलिए उनमें से 2 लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और साथ ही वो अपने साथ कुछ पानी भी ले जा रहे होते हैं। तभी फ्रैंक कहता है कि यहाँ से कोई भी पानी नहीं ले जाएगा और इस वजह से इनके बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और पानी गिर जाता है। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम एलिट है। वो इनके पास आता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है
जिससे हम सबकी जान बच सकती है। मैं कई दिनों से इस प्लान को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हम इस प्लान को दोबारा से रिबिल्ड कर सकते हैं और एक नया प्लान बना सकते हैं। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम प्लान के बारे में क्या जानते हो। एलिट कहता है कि मैं प्लान डिजाइन किया करता था। दरअसल एलिट के बारे में कोई भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं जानता है, क्योंकि वो उस कंपनी के साथ काम नहीं करता था जो मंगोलिया में तेल निकाल रही थी। वो एक दिन यहाँ पर आया और इसके बाद से पिछले 2 साल से वो उन्हीं के साथ था। यहाँ पर एलिट के बारे में जानने के बाद सबके सब शॉक्ड होते हैं, लेकिन साथ साथ अब उनके अंदर एक उम्मीद भी है और वो सब तैयार हो जाते हैं कि इस प्लान को रिबिल्ड करेंगे। लेकिन फ्रैंक उनकी बातों से सहमत नहीं होता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है और वो साफ साफ मना कर देता है। और अगली सुबह इन्हीं में से एक आदमी जिसका नाम जेम्स है वो यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर जो लेडी होती है उसे ढूंढने के लिए जा रही होती है। फ्रैंक उसे रोकता है और कहता है कि मैं जाऊँगा, और फ्रैंक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह उन पहाड़ियों तक पहुँच जाता है जहाँ पर इनके प्लेन का पिछला हिस्सा टकराया था और प्लेन से एक आदमी गिर गया था। उस आदमी की डेड बॉडी अभी भी वहीं पर होती है, पर उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और वहाँ पर कुछ गोलियों के निशान भी होते हैं। यह देखकर फ्रैंक पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है। जेम्स उससे कहता है कि हमसे पहले भी यहाँ पर कोई आ चुका है। वो कहता है कि यहाँ पर मैं अपनी घड़ी लेने के लिए आया था, जो इससे मैं पोकर में हार गया था। इसके साथ ही वो घड़ी भी उसके हाथ पर नहीं है। तब ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर रेगिस्तानी लुटेरे आए थे जो इनके साथी के हाथ से घड़ी लेकर गए थे। साथ ही यहाँ पर गोलियों के कवर भी होते हैं, क्योंकि लुटेरे ने इनके साथी के शरीर पर गोलियां चलाकर अपने निशानेबाजी की प्रैक्टिस की थी। फ्रैंक जेम्स से यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स मना कर देता है। वो कहता है कि तुम प्लान दोबारा क्यों नहीं बनाना चाहते। फ्रैंक कहता है कि मैं उन्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता जब ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। जेम्स कहता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान प्यार चाहता है, और अगर हम किसी को प्यार नहीं दे सकते तो हमें उसे उम्मीद देनी चाहिए। जेम्स की बातें सुनने के बाद फ्रैंक इन लोगों को प्लान बनाने के साथ देने के लिए राजी हो जाता है, बावजूद इसके कि उसे पूरा यकीन है कि प्लान नहीं बन सकता है। वेट गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर ले, क्योंकि हमारे अभी तक 1000 भी सब्सक्राइब नहीं हो पाए हैं। ये दोनों के दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनके साथी है, और अब ये सब मिलकर प्लान बनाना शुरू करते हैं। ये दिन में काम नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, इसलिए ये पूरी रात काम करते हैं। लेकिन इनकी परेशानियाँ तब बढ़ जाती है जब एक रात को इनका वो फ्यूल जो इन्होंने जनरेटर चलाने के लिए और आग जलाने के लिए रखा होता है उस पर वेल्डिंग करते समय चिंगारी गिर जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन इनका सारा का सारा फ्यूल बर्बाद हो जाता है, जिससे अब इनकी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।